अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपको ये दे रहा हूं कि आज दिन में सबसे बड़ा जो स्कैंडल इस वक्त शुगर स्कैंडल है, जिसमें तमाम ही हुक्मरान मुलव्वस हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में चीनी का तमाम स्टॉक कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है, जो फ्लोर मिलों में इस वक्त पड़ी थी, उसको वफाक के कंट्रोल में चली गई है। वहां पर एफबीआर के शुगर मिलों पर एफबीआर के एजेंट्स बिठा दिए गए हैं। 18 मिल मालकान जो हैं शुगर के, उनके नाम भी बताया जा रहा है कि नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं। और साथ में ये भी जो है प्रेस नोट जारी किया गया है कि ये जो नाम डाले गए हैं, ये जो है आने वाले चंद दिनों में ये भी पब्लिक कर दिए जाएंगे। मेरे ख्याल में ये शायद अब ये होगा कि असल मालकान की जगह उनके जो डायरेक्टर्स बनाए गए हैं या फिर उनके मैनेजर्स, उनके नाम डाल देंगे। खदशा है ये, अल्लाह करे कि अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टॉक कब्जे में लेने का अमल है, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और असल मालकान जो हैं उनके नाम ही ईसीएल में डाले जाएं। इसके अलावा एक और जो पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज खबर वो ये है कि उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, कमल जोसेफ जो है, इसके अलावा 196 लोग जो हैं पीटीआई के, उनको सजाएं दे दी गई हैं। ये 3 मुकदमात थे एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसलाबाद में। 9 मई के केसेस थे, इनमें 10-10 साल कैद सुना दी गई है। सरप्राइजिंगली जैन कुरैशी, फवाद चौधरी वगैरह जो हैं, इनको बरी कर दिया गया है। ये वो लोग थे, मैं आपको बता दूं कि जैन कुरैशी इज द वन कि जिसने 26वीं तरमीम में मुबैना तौर पर वोट दिया था इन फेवर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। और फवाद चौधरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद इनको जो है माफी मिली थी, लेकिन इनको बरी कर दिया गया। तरीके इंसाफ अब आज डिस्कस करेंगे कि जो बात अभी बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, वो कह रही तरीके इंसाफ को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। आज रियासत और जमहूरियत के लिए स्याह दिन है। तमाम सजाएं जाली मुकदमात में दी गई हैं। जमहूरियत का खात्मा किया जा रहा है। तमाम सजाओं को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे, ऐसा कहना है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर। इन सजाओं के बाद एक और भी जो मैंने पब्लिक सेंटीमेंट देखा है वो ये है कि ये तो ठीक है, अगर किसी ने रियासत के खिलाफ कोई काम किया है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन डॉन लीक्स, मेमोगोट स्कैंडल और गुजरांवाला जलसा में उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ गलीज जबान, क्या इन सब के जिम्मेदारों को भी कभी सजाएं मिलेंगी? ये अवाम पूछ रहे हैं। इंटेलिजेंसिया जो बाकी रह गया, जो हुकूमती पैरोल पे नहीं है, उसका भी सवाल है, इसका भी जवाब लेंगे अपने मेहमानों से। अच्छा, बड़ा अजीबोगरीब इस वक्त सियासी मंजरनामा है कि सेनेट, पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को तकरीबन एक दिन ही सजाएं देकर फारग कर दिया गया है। और मेरे ख्याल में इसकी नज़ीर भी नहीं मिलती कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि तीनों फोरम जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली, उसके बाद कौमी असम्बली और फिर सेनेट, जो जिसको अपर हाउस कहा जाता है पार्लियामेंट का, वो उसके अपोजिशन लीडर को भी 10 साल की कैद देकर, तो बजाय तो ये लग रहा है कि असम्बली से निकाल दिया गया है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब का एक स्टेटमेंट आया कि इख्तलाफी आवाजें बंद करके मुल्क में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है और ये बहुत स्याह दिन है। उन्होंने भी ये बात की है कि जी ये जिस तरीके से सजाएं दी गई हैं और 5 अगस्त का जो ऐलान किया गया है पीटीआई की तरफ से, उस तनाजर में ये जो सजाएं मिल रही हैं ये जमहूरियत का गला घूंटने के मुतरादिफ है। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि क्या अब केपीके के असम्बली के अरकान को भी सजाएं सुनाई जाएंगी और क्या अली अमीन गंडापुर की वजारत आला भी अब मेहमान है। और 9 मई के केसेस में सजाओं के बाद सियासी इस्तेकाम, जिसकी हम मतलब ख्वाहिश रखते हैं, ज़रूरत भी है, क्या वो सियासी इस्तेकाम हासिल होगा? हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के साथ
पेट्रोलियम ढूंढने के जो है मुश्तरका मंसूबे के ऊपर, मायदे के ऊपर हमारी एग्रीमेंट हो गया है। हम एक जगह पे हमारा एग्रीमेंट हो गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सलीम भट्टी साहब, ही इज फ्रॉम पीपीपी। भट्टी साहब, वेलकम टू द शो। और नासिर शराजी साहब है मेरे साथ, और मेरे साथ एक गेस्ट जो हैं वो लाइन पर भी होंगे। शाहिद साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। कैसे देखते हैं जो ट्रंप ने कल ऐलान किया है? और मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम रोज ही बात करते हैं। देयर इज नो नीड टू टॉक, एवरीबॉडी नोज कि वो क्या करता है और क्या चाहता है। और कभी कभी वो मुझे लगता है कि पंजाबी फिल्मों का वो मौला जट है, वो दूसरों को सुनाने के लिए बयानात देता है और फिर इंस्टिगेट भी करता है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उनकी इंसल्ट भी करने की कोशिश करता है। तो ये जो उन्होंने ऐलान किया है कि मुश्तरका तौर पे हम यहाँ से पेट्रोलियम ढूंढेंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल में अगर जब तक कंपनी गैस, पेट्रोलियम गैसोलीन जिसे कहते हैं, अगर ढूंढने के लिए कंपनी नहीं मिली तो फिर एग्रीमेंट कैसे हो गया? और उसने क्या ये अमेरिका, कहीं चाइना को जिच करने के लिए बयान तो नहीं दे रहा है? काशी साहब, आपने जिस शख्सियत से तशबीह दी है, यानी पंजाबी फिल्मों के अदाकार जो हैं उनसे वो मुशाबित रखते हैं बयानबाजी में, मैं समझता हूँ इससे बेहतर तशबीह हो नहीं सकती। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्मों के जो अदाकार हैं, एक ऐड कर लीजिए जी जी, कि पंजाबी ने किसी को अगर मारना नहीं भी होता तो वो एक बड़क जरूर मारता कि मैं तुझे ये कर दूंगा। जी जी, करता वो कुछ नहीं है। मैं यही अर्ज करने लगा था कि ऐसा भी स्टांस लगता है कभी। पंजाबी फिल्मों के अदाकार फिर जो हैं वो होशमंद और समझदार और दीदा बिना रखने वाले लोग थे, और अपने प्रोफेशन में वो बहुत सीरियस थे और सिंसियर थे। ट्रंप जिस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो एक नॉन सीरियस आदमी है, मुझे तो उसकी ज़हनीशियत पे शक होता है। और अमेरिका के अंदर ये बात शुरू हुई है, उसकी जो अपोजिशन है वो लोग ये कहते हैं कि उसका दिमागी मुआयना कराया जाए, वो नॉन सीरियस आदमी है और ऐन मुमकिन है वो नीम पागल भी हो। अब तक के जो इक़दाम हैं उससे तो ये लगता है कि आज वो कुछ कहता है वो पल में तोला होता है, पल में माशा होता है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि जनाब एक अमेरिकन कंपनी आएगी और यहाँ पे तेल की तलाश करेगी और मुआहिदा भी हो गया, ये टोटल जो है ये ड्रामा है। एक लॉलीपॉप दिया गया पाकिस्तानी कौम को, चूंकि अमेरिकन को ये बताया गया था कि पाकिस्तान में आपके खिलाफ बेतहाशा नफरत है, खास तौर पे जब उन्होंने इंडिया को उकसाया पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और फिर इसराइल को उकसाया ईरान पे हमला करने के लिए, और खुद ईरान पे हमलावर हुए और गजा में जो कत्लो गारतगरी की है उन्होंने गुज़श्ता 2 साल में, तो अमरीका, बरतानिया और इसराइल के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल है पाकिस्तानी कौम में और शदीद नफरत पाई जाती है। तो उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की, नहीं जी हम तो आपके बहुत ज्यादा सगे हैं। कहानी कुछ और है। देखिए, एक तरफ तो वो चाइना को जिच करना चाहता है, उसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना से डिस्टेंस करे और अमेरिका के करीब है। दूसरी जो उसको सबसे बड़ी तकलीफ है वो ये है कि माजी करीब में पाकिस्तान स्टील मिल्स की रिवाइवल के लिए रशिया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो गया, रशिया ने ऑफर की थी ना जी। अच्छा, उस पे वो एग्रीमेंट हो गया। अब स्टील मिल्स जो है उसको रिवाइव किया जाएगा, नई मशीनरी होगी जो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, और उसको जाहिर चलाया भी जाएगा और एक्सपर्ट्स भी आएंगे, इंजीनियर्स भी आएंगे। याद रहे कि ये स्टील मिल्स जो है ये रशिया ही ने लगा के दी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में लगी थी और बहुत उम्दा प्रोजेक्ट था। तो ट्रंप को ये भी एक तकलीफ है, लिहाजा उसने सोचा कि मैं वन अप आऊं और मैं बताऊं कि मैं जो है किसी से नहीं हूं, ना मैं चाइना से पीछे हूं इस मामले में और ना मैं रशिया से पीछे हूं, और मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं हुकूमत पाकिस्तान के साथ। देखिए, तेल की तलाश में यहाँ दर्जनों कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, उसको कामयाबी भी हुई है। जिन्हें नई कामयाबी हुई वो 3-4 साल से काम कर रही हैं। तो तेल की तलाश ऐसे नहीं होती कि आज उन्होंने जनाब ड्रिल करना शुरू किया और परसों वहां पे तेल निकल आया और उसके बाद वो बॉटल में भर के पाकिस्तान की कौमी असेंबली में या सेनेट में लेकर देखें जनाब ये तेल निकल आया। हमारे कुछ सरबराहान मुमलिकत इस तरह करते थे, कभी वो लोहा लेके आ जाते थे असेंबली में, कभी सोना, और दिखाते थे मेंबरान कौमी असेंबली को जी कि ये देखें जनाब चनियोट से क्या चीज निकल आई है और कोयटा से क्या आ गया है और सैंदक से क्या आ गया है। तो ये ड्रामे हमने कई दफा देखे हैं। अब इस ड्रामे का एक कैरेक्टर हम ट्रंप को भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं। अगर फर्ज करें कोई कंपनी आ भी रही है, असूलन तो कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा होना चाहिए था। जो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अभी सोचेंगे, अभी फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल क्या है, ख्याल यह है कि ट्रंप चूंकि कारोबारी आदमी है, वो अपनी कंपनी खड़ी करेगा
लोग तो मार्केट से लेने ना जी, इंजीनियर्स जो हैं, ड्रिलिंग का जो इक्विपमेंट है वो तो अवेलेबल होता है, वो तो किराए पे कंपनियां ले लेती हैं, अपना नहीं भी होता रिग्स वगैरह। तो ट्रम्प पहले अपनी कंपनी खड़ी करेगा और फिर उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ट्रम्प जो है वो कम से कम 120 जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे में जिसमें उसकी कंपनियां काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसके भी बेटे इन्वेस्टमेंट है। ये काम संभालते हैं। मुझे जी हाँ। ज्वाइन कर लिया जी मुकीम साहब ने लंदन से, मैं वेलकम कह दूं ने। मुकीम साहब वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक मैं यू। आ रहा हूँ आपकी तो तरफ। ट्रम्प की ये जो ऑफर है ये जो, अच्छा उसमें फिर देखिए एक और नॉन सेंसेबल पैगाम वो क्या दे रहे हैं कि अनकरीब पाकिस्तान जो है ये पेट्रोल इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अंदाजा कीजिए कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये बड़ा सच अ फनी स्टेटमेंट फ्रॉम, क्योंकि हमारे बॉर्डर के साथ ईरान लगा हुआ है और चीप उनका पेट्रोलियम है। असल चीज हम ये उनसे थी, नहीं ले देखिए सकते। अगर हमसे कोई मुखलिस है, वो अमेरिका है, वो यूरोपीय यूनियन है, वो बरतानिया है, या ये तमाम मुल्क हैं जो ताकतवर हैं और पाबंदियां लगाने में आगे आगे होते हैं, अगर हमसे कोई मुखलिस है तो सबसे पहले वो ईरान से पाबंदियां उठाए और हमें अलाउ करे। अच्छा, ट्रंप ने ये कहा तो था एक मौके पे, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में उस पर भी काम लेकिन नहीं आज हुआ। उसने कहा कि जी आप ईरान से लें, ईरान की मर्जी है, वो जिसको कह रहे चाहे हैं कि तेल भारत बेचे। जो है ईरान से पेट्रोल ले रहा है और वो उस पैसे से मिडिल ईस्ट में ईरान जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। आज की स्थिति देखिए भारत बहुत अच्छा करता है, कम से कम भारत आंखें तो दिखाता है, हम तो आंखें दिखाने के भी काबिल नहीं है अमेरिका को। राइट, उसकी डिक्टेशन पे हम चलते हैं। भारत अपनी आप मर्जी समझते से हैं कि ट्रेड करता है। ये जो ऐलान किया गया है ये हवा में है कि इसका कोई बेनिफिट है हमारी मुल्क को? ये बिल्कुल हवा में है जी, इसका क्या बेनिफिट है? देखिए एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करी, कंपनी नहीं है अभी, कंपनी बननी है, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, फिर खुदा जाने उसकी टर्म्स कंडीशन राइट राइट, आगे चलें जी। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। बड़ी साहब आपका ये डोनाल्ड ट्रंप के जो उन्होंने पहले ट्वीट की, वही बात है खान साहब के, मतलब अभी जब तक कंपनी का वजूद ना हो और कंपनी के साथ एग्रीमेंट ना हो तो इसके ऊपर क्या रायजनी की जा सकती है? मतलब शिराजी साहब फरमा रहे थे, ये चाइना को जो है नाराज करने के लिए भी तो बयान दे रहा, क्योंकि उसकी आदत है कि वो इस किस्म सिर्फ चाइना ही नहीं जनाब, सिर्फ चाइना ही नहीं, रशिया को भी, क्योंकि रशिया और चाइना मतलब ये एंटी साम्राज्य वो दो मुल्क हैं जो हमेशा किसी भी मुल्क में जब साथ खड़े होते हैं तो उधर वहां तरक्की और खुशहाली आती है। पाकिस्तान में भी जब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के दौर में रशिया के ताउन से स्टील मिल का आगाज हुआ, उसकी बुनियाद रखी गई, तो आप देखिए वहां पर हजारों लोग वो जो है रोजगार उनको मिला। हजारों लोग नहीं थे, हजारों घराने थे, वो हजारों के साथ मल्टीप्लाई करें अगर उन घरानों को तो वो लाखों की तादाद में जा फैलते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री में जो इनकलाब बर्पा हुआ कि पाकिस्तान में जो है वो हैवी इंडस्ट्री जो है वो वजूद में आई और पाकिस्तान तरक्की की शाहराहों पर गामजन हुआ। इसी तरह चाइना जो है वो भी जब पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उसने तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन किया, तो आज देख रहे हैं कि जब भारत को भी हमने मजा चखाया है तो वो चाइनीज टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हमारे साथ थी कि हमारे नौजवानों ने उसको इस्तेमाल करके दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर अमेरिका देखें तो अमेरिका के बेड़ी बेड़े जो हैं वो अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहां रास्ते में फंसे हुए हैं। तो हमारी पैदाइश शायद लेकिन पहले की बातें मतलब थी वो। पाकिस्तान की सेपरेशन में जाहिर है कि उस वक्त की सीएए का भी बड़ा रोल था। मतलब वही सीआईए और साम्राज्य का जैसे मैंने जिक्र किया, तो ये साम्राज्य जो है किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता। ये आईएमएफ की शेप में हो, वर्ल्ड बैंक की सूरत में हो, या अमेरिकी अपने ही रूप में सामने आ जाए, तो ये साम्राज्य है, ये साम्राज्य कभी पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देगा, ये पाकिस्तान को लॉलीपॉप देगा। आज भी ट्रंप जो है वो लॉलीपॉप दे रहा है। ट्रंप को लोग जैसे कुछ कहते हैं कि बेवकूफ आदमी है, बूढ़ा आदमी है, हवास बाख्ता, वो कोई बूढ़ा नहीं हुआ, कोई हवास बाख्ता नहीं हुआ। उसके पीछे जो है मतलब पूरी अमेरिकन जो है लॉबी है, अमेरिकन इंटेलिजेंसी है, यहूदी लॉबी है जो उसको चलाती है, सब कुछ उसको समझाती है, पढ़ाती है, फिर वो जाके बयान देता है। वो ऐसे नहीं बात कर देता। आज भी मतलब अगर उसने जो तेल की बात की है पाकिस्तान को खुश करने के लिए, वो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। और इंडिया के साथ साथ मतलब जो है उसने थ्रेट दिखाया है कि रशिया को और चाइना को और ईरान को भी कि तुम जो है मतलब मेरे मुकाबले पर जो है सामने आने की कोशिश मत करो, मैं मौजूद हूं। उसमें इंडिया तो ये बदमाशी है। तो इंडिया भी मतलब जो उसने देखा उसकी कंपनियों को कह दिया कि जिसको आप ब्लैक लिस्ट कर दें, इससे 25% ब्लैक लिस्ट है इंडिया। आप समझते हैं कि मतलब इस बात को भूल जाए कि हमारा दुश्मन है, असली दुश्मन है। इंडिया की जो इकोनॉमी जहां पे है वो इजीली इनकी बात मान लेगा ट्रंप की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मानेगा, रेजिस्ट करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करेगा। मुकीम साहब कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो ऐलान किया है
कि जी हमारी मुश्तरका तौर पर हम तेल ढूंढेंगे, और फिर कुछ मेरे ख्याल में अननेचुरल बातें भी थी उसमें, कि जाहिर है कि जितना मर्जी कोई बड़ी सुपर पावर हो या कोई इंसान हो, वो कोई ऐसी बात कर देता है कि अपनी बात को ही उसमें निगेट कर देता है। बहरहाल आपको कुछ नजर आ रहा है कि इसमें बेनिफिट या इमीडिएट रिजल्ट्स? देखिए, आप इस चीज से वाकिफ हैं कि ये मिनरल्स वगैरह और रिफाइनरी का काम, ये कुछ चुटकियों बजाते ही हल नहीं हो जाता। ये हथेली पर सरसों जमाने वाली तवक्कुआत तो फजूली समझी जाएंगी। लेकिन एक बात यह है, उससे इन्वेस्टर का मोराल बुलंद होता है। दुनिया भर में इस वक्त रौला पड़ा हुआ है, हर पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे पे कोई मुल्क है कि वो ट्रंप उठता है और वो सरमायाकारी की बातें कर रहा है पाकिस्तान से। तो आप उसका पॉजिटिव पहलू भी देखें। दूसरा ये है कि जो हमारे पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने एदाद शुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक दिसंबर 2024 तक मुल्क में तेल के जो जखायर थे वो 2 करोड़ 38 लाख बैरल थे। और यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तक के पेट्रोलियम जखायर मौजूद हैं। अब ये एक अंदाजा है, तो अगर ये रिपोर्ट वहां पर है और मुझ जैसे तालिब इल्म के पास भी घूम रही है, तो कोई वजह ही है ना कि वो जो उसने ये बड़क मारी है। फिर हमारे यहाँ जो कंट्री में ऑलरेडी 4-5 बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, उनके साथ कोई भी अमेरिकन कंपनी आके जॉइंट वेंचर कर सकती है। उसमें तो 24 घंटे नहीं लगते अगर वो कोई विल हो उनकी। दूसरा एक एस्पेक्ट और है कि ईरान के बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की जानिब से ड्रिलिंग नहीं होती फॉर सम रीजन, क्योंकि ये भी कहा गया है कई जगह कि ईरान ने कोई मुआहिदा किया था ज़बानी या लिख के, मुझे ये नहीं पता, कि ये कहा था कि जी इस तरफ अगर आपने ड्रिलिंग की तो आपका जो रकबा है वो नीचे है और तेल का रसाव उस तरफ होता है। अब ये माहिरीन से ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये वैसे गजट स्टोरी थी, टेक्निकली कहते हैं ऐसी कोई बात है नहीं थी, ये बताइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने ये सुना है, मैं ना तो इसका एक्सपर्ट हूं, मैं बतौर तालिब इल्म आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि पहले ऐसा हुआ है। और माजी में भी कई अमेरिकन कंपनियां पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन का काम करती रही हैं, जिसमें ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम है और यूनियन टेक्सास है। तो ये कहना कि जी ये बिल्कुल ही कोई हवा में तीर चला दिया उसने, मेरा ख्याल ये है कि इससे अच्छा, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, मैं चाहूंगा आप रोशनी डाल दीजिए कि जियोपॉलिटिकली जो इस वक्त हालात हैं, चाइना, रूस और पाकिस्तान, आपको पता हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना से जाहिर है कि हम ना मुंह मोड़ सकते हैं। जो वन रोड है, सी पैक है, और उसके अलावा जो चाइना ने जिस जगह पर हमारी हेल्प की है, और इस वक्त जो हेड ऑन कोलिजन चाइना और अमेरिका का है, इसमें हम कहाँ खड़े हैं और कितनी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है एक्स्ट्रा स्मार्ट और क्लेवर आदमी है, अनप्रडिक्टेबल भी है, और आप नहीं समझते कि इस वक्त वो हमारे रीजन में, हमारे मुल्क में अपना असर रसूख सिर्फ इसलिए ज्यादा बढ़ा रहा है कि वो चाइना को यहाँ पे है काउंटर करना चाह रहा है, जो उसकी काफी साल पुरानी ख्वाहिश है। देखिए, अब ये जो है वो एक तीर से शायद 3 या मे बी से ज्यादा शिकार कर रहा है। अब हम सिर्फ अपना हदूदरबा देख रहे हैं या वहीं तक देख रहे हैं जहां तक हमारी नजर जाती है। उसने ब्रिक्स वो जो मुआहिदा है, और ये 4-5 ममालिक जो है डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसी लाने के प्रोग्राम बना रहे थे, उसको टारगेट करते हुए, और ब्रिक्स की बात कर रहे हैं? जी हाँ, उसका, और ये रूस और चीन के साथ इंडिया का जो एक कारोबारी ताल्लुक है उसको तोड़ने का एम है उसका, उसमें वो किसी हद तक कामयाब हो गया। अब इंडिया में ये चीज उनके माहिरीन कह रहे हैं कि ये अब ऑफर ये की जाए इंडिया को कि जो 40% अपनी जरूरत का वो रूस से ले रहा था, उसका आधा वो अमेरिका से लेगा। ये उनके
माहिरीन बात कर रहे हैं कि अब ये मतलब कुछ ना, वी हैव टू ऑफर समथिंग टू अमेरिका, क्योंकि उनका जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिफरेंस है, लेकिन अब बड़े सालों के बाद जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले दिनों चीन का भी दौरा किया, बड़े रिसेंटली किया है। ये भी एक चेंज आई है। सर देखें, लेकिन आप कारोबार का वजन भी देख लें अगर इंडिया और चाइना का, तो वो भी डेफिनेटली पाकिस्तान से ज्यादा है। तो हम हर चीज में सिर्फ अपने महदूद अजसे के साथ जो है वो किसी इशू को नहीं देख सकते। तो ये भी देखिए कि वो अमेरिका के मफादात कितने हैं और कहां कहां है। मतलब हमारा टारगेट ये होता है कि यार इंडिया हमें कोई गजन न पहुंचा दे और चीन हमसे नाराज ना हो जाए। उनके पास ये है कि जी वो हमने ब्लॉक भी नया बनाना है, अपने सामने खड़े होने वाले ब्रिक्स का भी सत्यानाश करना है, चीन और रूस की कुर्बत को भी कम करना है और इंडिया को भी उनसे परे रखना है और रीजन में अपना होल्ड भी रखना है। ग्रेटर एजेंडा पे काम हो रहा है, ठीक कह रहे जी आप। मुझे तो इसे जी बड़ी साहब वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर चीनी का तमाम स्टॉक जो है उन्होंने कहा जी हमने कब्जे में ले लिया है। 19 लाख मैट्रिक टन जो है चीनी वफाक के कंट्रोल में, उन्होंने कहा हमारे कंट्रोल में आ गई है। 18 मेरे मालकान के नाम ECL में डाल दिए गए हैं, तो FBR के एजेंट्स बैठा दिए गए हैं। बड़े नेक लोग हैं FBR के, आपको पता ही है। आपका टेक? अल्लाह करे ये फैसला पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है। इसलिए कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में, जिसको हम माफिया कहते हैं, मैंने पिछले दिनों भी आपके प्रोग्राम में यही जिक्र किया था कि एक माफिया नहीं, यहाँ दर्जनों माफियाज मौजूद हैं। नहीं तो फिर चाइनीज ठीक है ना, फौज बैठा दे उनके ऊपर। और उसमें भी माफिया घुसा हुआ है। अच्छा, उसमें भी चंद इलाकों का, चंद लोगों का ही कब्जा है। आप पूरे पाकिस्तान को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये भी हमारी बदकिस्मती है। और इसीलिए भी मतलब आप देखें कि आज भी अगर बाजोड़ में कोई हंगामे हो रहे हैं तो उसके डांडे भी वहीं जा निकलते हैं। लेकिन आप बात फरमा रहे हैं, क्योंकि सवाल पूछा आपने चीनी की के हवाले से, मुसीबत तरफ जाता हूं कि चीनी माफिया जो है वो सारा हुक्मरान है। वजीर आजम है तो वो चीनी माफिया है, वजीर खजाना है तो वो चीनी माफिया है, कोई वजीर आला है तो उसकी शुगर मिले हैं, कोई उनका एलआई है, पार्टियों का सरबराह है, वो चीनी की फैक्ट्री चला रहा है। ये जो जंगीर तरीन तो ये JW वाला, ये जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी जो चीनी का बहरान आया था उसमें ये टॉप पे था। फिर ये जो पिछले दौर आया, ये जो अब PDM-1 था उसमें भी था, और अब भी 12.5 अरब की जो चीनी एक्सपोर्ट की है, इस ये नंबर 1 पे है। नंबर 1 उसके बाद शरीफ फैमिली है, फिर नवाज शरीफ फैमिली है। मैं उस वक्त इतना कह लें कि मतलब वो आगाह नहीं था बहुत सारी बातों से, शायद आप बेहतर जानते हो कि सदर मुशर्रफ इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार थे और वजीर आजम की नामजदगी का मामला आया तो शायद ये पाकिस्तान या दुनिया के शायद वाहिद शख्स थे जिन्होंने ये कहा कितने पैसे चाहिए कि मेरे को ले लो, वजीर आजम बना दो। तो वजीर आजम की बोली लगा दी गई थी। तो मतलब जो शख्स वजीर आजम की बोली लगा के पूरे मुल्क को चलाने का, इमरान खान की जब गवर्नमेंट बनी थी, तो इमरान खान को भी जो चलाया तो जहाज किसके उड़े थे? इमरान खान को तो नाम ही नाम था। मैं नहीं समझता कि इमरान खान कोई सियासतदान है। आप लोग भी यहाँ बैठ के बड़ी मतलब उनकी हमदर्दी करते हैं, अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। तो मैं बुग़्ज़ नहीं निकाल रहा। देखिए अगर वो सियासतदान होते ना तो सियासत करते। सियासत का मतलब है कि मतलब आपने अगलो दानिश के साथ फैसले करने हैं, जज्बात की रो में नहीं रहना है। अब ये कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई कसूरवार को सजाएं मिलती नजर आ रही है? बिल्कुल किसी कसूरवार को कोई सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, अवाम जो है वो भुगतेगी खुदा ना खास्ता बदकिस्मती से, क्योंकि ये कसूर भी अवाम का है। वो पंजाबी अवाम चाहे डंडे के जोर पे, चाहे आमरीत के जोर पे वोट देती है, सच्चे देती है, झूठे देती है। एक वोट निकलता है, इनके बैलेट से निकलता है, बॉक्स से निकलता है ना। क्यों निकलता है? क्यों इन लोगों को वोट देती है? अपने जैसे शरीफ नौस गरीब अवाम में से मुंतखब नुमाइंदे क्यों नहीं करती? वो इनको क्यों चुनती है बार बार? क्यों नवाज शरीफ को लेकर आती है बार बार? क्यों ज़ियाउल हक के औलाद को लेकर आती है? क्यों जहांगीर तरीन के नुमाइंदों को लेकर आती है? आपकी लीडर भी तो कहते कहते कब्र में, हमारी लीडर तो आई नहीं कभी भी। सुने एक आध दफा भुट्टो साहब को इक़्तिदार दिया, 88 में थोड़ा सा दिया। बात तो सुन ले। वो भी कहते कहते कब्र में चलेगी कि मैंने मैंडेट पे डाका मारा जाता है। बिल्कुल हमारे मैंडेट पे डाका मारा जाता है। बात कर रहे हैं, अवाम को आप लताड़ रहे हैं,
तो क्या उनके वोट की कोई इज्जत है खान साहब आज की नहीं, 77 में भी इतनी धांधली खुदा ना खास्ता नहीं कोई हुई थी जितना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के कैंडिडेट पे डाका मारकर उनको हुकूमत से बरतरफ किया गया, उस वक्त अवामी 6 इक़्तिदार सीटें खत्म किया गया। वो 2-4 सीटें थी, वो कहीं भी हो जाती है, नहीं, 6 धांधली लोग सीटें करते थी। हैं, वो 2-4-6 ही होती है ना, और आपकी बात मान लेते हैं अगर, ठीक है ना, उससे ज्यादा तो नहीं थी। सैकड़ों की तादाद में मतलब अरकान असेंबली थे, और 6 बंदों के ऊपर आके पूरी हुकूमत टॉपल कर देखिए भुट्टो साहब वाज अ पॉपुलर लीडर, उसको क्या जरूरत थी उसके डीसी को कि लाड़काना से जान मोहम्मद अब्बासी को जरूरतें नहीं थी। ये लोकल सतह पे एस्टेब्लिशमेंट किसी कारिंदे की बेवकूफी थी, या किसी मतलब मुकाबला कराने की जरूरत क्या थी? मैं नहीं समझता। लेकिन वो मुकद्दर में लिखा जा चुका था। शाही साहब कैसे देखते हैं चीनी का ये जो आज स्टेप उठाए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने? देखिए जी, मुझे तो मैं इसकी तारीफ करता हूं, जो कुछ उन्होंने किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है और सिर्फ आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए ये बयान जारी हुआ है कि जनाब वो वफाक ने उसको टेक ओवर कर लिया और FBR के नुमाइंदे आके मिलों में बैठ गए हैं, तो फिर मैं समझता हूँ बातें में नहीं। मामला सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है, हर दौर की ही कहानी है। मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा था 1972 के अखबारात, भुट्टो साहब की हुकूमत थी और सफ़े अव्वल पे खबर लगी हुई थी कि चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हर हुकूमत में ये चीनी चोर जो हैं हर जमाने के इक्तदार में लोग शामिल रहे और कुछ नहीं हो सका इनके खिलाफ। तो चीनी की प्राइस में 10 पैसे इजाफा हुआ था, अयूब खान को घर जाना पड़ा था। वो क्रेडिबल लोग थे ना जी। उसके बाद जो चोर उचक्के जिस तरह के लोग आपको इक्तदार में नजर आते रहे कि 6-6 कत्ल किए हुए हैं और फिर भी वो क्वालिफाई करते हैं, बैंकों के वो डिफॉल्टर हैं, कर्जे लेके खा गए हैं, माफ करवा लिए हैं और उन्हीं कर्जों से दूसरा काम शुरू कर लिया है, फिर भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ना दाइंदा तो है। आप नहीं समझते कि ये जो स्टेप क्रेडिबल लोग नहीं है। नहीं, जो आप FBR की बात करें, FBR के कौन सा दूध के धुले हुए हैं? यही FBR के लोग हैं जो पूरे मुल्क का रेवेन्यू चोरी करके इकट्ठा करके जो है माफिया। अच्छा जी, देखना ये है कि जो चेयरमैन है वो सारी उम्र वो काम करता रहा उसमें जो है पावर डिवीजन। काशिफ साहब, देखने वाली बात ये है कि चले हम तारीफ कर लें कि जी बड़ा अच्छा किया। देखना यह है कि मिल मालिकान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं या सब नहीं, ये ECL की बात, ECL पे नाम डाला है ना जी, दैट इज नथिंग। नहीं जाएंगे, लोगों की लिस्ट आई है, नहीं जाएंगे ना, 2-4 माह नहीं जाएंगे मुल्क से बाहर, पैसा वापस नहीं, अपने बेटों को भेज देंगे, अपने बच्चों को भेज देंगे, उनके काम चलते हैं। देना हम पहले क्या कहें सर, लिस्ट आ तो गई है 44 जो लिस्ट रुकनी जो लिस्ट आई है शुगर मिलों की, जिसमें 33 अरब रुपए के मुनाफे की बंदर बांट हुई है, वो कौमी दौलत है, वो वापस नहीं रहे हुकूमत से। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब मतलब सामने आए। मुकीम साहब, आपको कितने साल हो गए यूके में रहते हुए? काफी साल होगा सर, काफी साल हो गए ना आप। लेकिन हाँ, मैं कुछ अर्ज करूं ना इस चीनी। अच्छा, मैं आपसे जो बड़ा दिलचस्प सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी, हुक्म कीजिए। आप देखते हैं कि हमारी यहाँ गंदम की क्रॉप आती है, चावल की क्रॉप आती है, और फिर जब ये गन्ने की क्रॉप आती है, तो इन तीनों में एक तो माफियाज इन्वॉल्व होते हैं, अवाम को जो है ये चीजें जो है, और किसान भी इसमें मरता है, अवाम भी मरते हैं, और इसमें जो मिडल मैन है वो अरबों का जो है प्रॉफिट या जो वट एवर यू कॉल इट, वो कमा के साइड पे हो जाते हैं। फिर एक ड्रामा किया जाता है कि एक्सेस के नाम पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर जो कहा जाता है जी कम हो गई, फिर इंपोर्ट किया जाता है, स्पेशल फेवर्स ली जाती हैं। अगर आपके यूके में ऐसा कोई बहरान हो तो क्या सजाएं मिले? नहीं सर, अव्वल तो इतना वो फोर्स ही कर लेते हैं कि कुछ शॉर्टेज ना हो और वक्त जरूरत जो है वो चीजें दस्तयाब हों। हमारे यहाँ तो ये लोग सनत इसलिए नहीं लगाते कि हक हलाल का पैसा कमाना है या अपने बच्चों को जायज खिलाना है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके यहाँ ये चीनी की बरामद में तफसीलात जमा कराई गई हैं, जरा एक मैं हाईलाइट करता हूँ। 67 शुगर मिलों ने $40 करोड़ यानी 112 अरब रुपए की चीनी बरामद की, और मुकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे से शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। अब क्या हुकूमत सो रही थी? क्या वो जो मुसाबकती कमीशन है आपके यहाँ, वो जो कंपटीशन और मार्केट पे नजर रखता है, उसकी वफात हो चुकी थी जो ये सब कुछ होता रहा? ये सारी जिंदगी में हमने यही कुछ देखा है कि सीमेंट माफिया। परसों हमारे साथ शिराजी साहब थे, हुसैन शिराजी साहब, साबक कस्टम इंटेलिजेंस के DG भी हैं, वो कुछ डाटा लेके आए थे,
वो कह रहे थे कि जी जो हमारा जो केन कमिश्नर है उसने मना किया था कि एक्सपोर्ट ना किया जाए, लेकिन उसको रातों रात उसको चेंज करके और फिर उसी रात को एसआरओ एक्सपोर्ट करने का निकाल दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसका जवाब वाकया थोड़ा सा हुआ बहस था। करूं। अभी मुकीम साहब फरमा रहे थे कि मतलब चीनी की कीमत बढ़ने के बाद बात यह कि ये माफिया जो है, ये माफिया ही तो हुक्मरान है। इस मुल्क के जो बादशाह हैं, जो वजीर आजम है, जो वुजरा है, उन्हीं की शुगर मिली है, वही माफिया है, वही हुक्मरान है। वो उस माफिया के खिलाफ सदर का कार्रवाई क्यों नाम निकाल करेंगे? दिया अंदर से आप जब काबू करेंगे तो सबको काबू, सब काबू आ जाएंगे, सदर हो या वजीर आजम हो, कोई भी नहीं बचेगा। जी 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 मुकीम साहब। अच्छा, मुझे ये अब गुजारिश करूंगा आपसे, कितने सनतकारों को आज तक सजा हुई है 78 साल की तारीख में? नहीं हुई। बातें ही करते हैं सारे, और आप वो सनतकारों को तनकीद मत करना ऐसा बड़ा अकेला आसान है। सजावार। अच्छा सर, प्रॉब्लम यहाँ पे पता क्या हुई है, जियाउल हक जब आया, जियाउल हक के बाद सनतकारों को जब लाया गया हुकूमतों में, तो वो सनतकार जो है, जो आप बात कर रहे थे कि वो बिजनेस करने नहीं आते हैं, तो वो जब हुक्मरान भी बन गए और उनको सनतकार भी हैं, वो बिजनेस क्लास से भी हैं, तो फिर उनका जो है उनका मोटिव कुछ और हो गया। उनको बैंकों को, आप जो बात कर रहे थे, बैंकों को लूटना भी आसान हो गया, और बिजनेस से ड्यूटीज जो है वो भी जो है उसकी भी चोरी आसान हो गई, सब कुछ ईजी हो गया। जब हुक्मरान कारोबारी होगा तो फिर मामला जो है खराब होंगे। व्हाट डू यू थिंक? इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो कारोबारी शख्स को तो हुकूमत में आना ही नहीं चाहिए था। ये एक इस्लामी तालीम थी, और एक फिक़ा के इमाम ने, मुझे नाम गलत ना कर दूं, तो वो उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि जी वो कारोबारी शख्स को जो है कभी इक़्तिदार ना देना। लेकिन ये तजर्बे हमारे यहाँ हुए जनरल ज़िया के टाइम में, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि पहले ये होता था कि वो जागीरदार और जमींदार जो थे उनकी अक्सरियत होती थी, तो लोगों ने ये कहा कि जनाब ये वो तबका जो लूट के खा गया, लिहाजा वो शहरी बाबू लाए जाएं, या वो अर्बन एरियाज की नुमाइंदगी होनी चाहिए, या जी वो इंडस्ट्रियल क्लास आनी चाहिए। वो भी आ गया, वो भी तजर्बा आपने कर लिया। लेकिन यह है कि हमारे यहाँ सारे तजर्बे फेल हो गए कि वो अगर सनतकार को हुकूमत दी तो उसने भी कुछ करके नहीं दिया, सरमायादार को बिठाया तो उसने भी लूट मार की, हमने बाहर के पढ़े लिखे हुए लोग भी आजमा लिए, हमने फौजी सरबराहों के नीचे भी अतात कर ली, हमने बाहर से भी हुक्मरान मंगा लिए। अब कौन सा तजर्बा ऐसा है जो किया जाए तो शायद कोई बेहतरी आ जाए? ये पाकिस्तान में आ रहा है, बातें वन पार्टी की तरफ हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं। वन पार्टी रूल जो या चाइनीज था या किसी जमाने में रशिया का होता था, मेरे ख्याल में वो उसी तरफ हम जा रहे हैं। मैं शाही साहब मुझे बताइएगा क्विकली, उमर यूब, शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, साहबजादा अहमद रजा, कमल जोसेफ और 196 लोगों को आज सजाएं हुई हैं 10-10 साल की। खैर इसके ऊपर जो है लीगल एक्सपर्ट्स बहुत कुछ कह रहे हैं, हम चूंकि लीगल एक्सपर्ट नहीं है, हमें तो यही समझ आ रही है कि 5 अगस्त की जो प्रोटेस्ट की कॉल थी, उससे पहले तेजी में कुछ सजाएं दी गई हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ये 9 मई केसेस में कैद सुनाई है। जैन कुरैशी, फवाद चौधरी वगैरह को बरी कर दिया गया है, और जिसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी आज रियासत और जमहूरियत के लिए स्याह दिन है, तरीके इंसाफ को पार्लियामान से निकाला जा रहा है, तमाम सजाएं जाली मुकदमात में हुई, जमहूरियत का खात्मा किया जा रहा है, और तमाम सजाओं को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। जी आखिरी वाली बात मुझे समझ नहीं आती, ये चैलेंज करके भी मुझे नहीं लगता कि इनको मतलूबा नताइज मिलेंगे। आपका टेक? अच्छा जी, पाकिस्तान की जो अदलिया है और उसकी जो तारीख है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई हीनियस क्राइम हो जाता है तो पहली अदालत जो फैसला देती है वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो अनाउंस कर देती है। खैर ये तो सियासी केसेस हैं, ये तो हीनियस क्राइम के जुमरे में आता ही नहीं है, लेकिन अब रवैया यही है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो दे दो, और उसके बाद ये लोग जो हैं ये अगली अदालतों में, अपीलों में बाकी वक्त गुजार दें। मैं समझता हूँ जो बुनियादी गलती हुई है, जिसका हुकूमत को बहुत ज़्यादा रद्दअमल का सामना है, वो ये है कि बहुत ताख़ीर से मुकदमात का फैसला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जिस जमात के रहनुमाओं को और कारकुनों को सजाएं सुनाई गई हैं, वो डे वन से ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो CCTV फुटेज है
सबसे पहले वो ऑन रिकॉर्ड लाई जाए, वो नहीं लाई गई। अच्छा, जिन लोगों ने इमलाक को, फुटेज है जी मैंने वो दिखाता देखी नहीं है है, वो। मैंने वो देखी है। जिस रोज ये वाकया, उस शाम को सीसीटीवी फुटेज जो है वो चल रही थी, और उसके बाद से फिर वो वाली फुटेज जो है हमें नजर नहीं आई। मैंने भी कुछ लोगों को उसमें मार्क किया था, मुझे आज भी याद है। मैं उनकी शक्लें बता सकता हूँ, उनके हुलिया बता सकता हूँ, उनका लिबास बता सकता हूँ कि वो कौन थे और क्या कर रहे थे। अच्छा, गुजारिश ये है कि आज हम बलूचिस्तान में जिस आदमी ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई है, हम उसे टेररिस्ट कह रहे हैं। यही बात खैबर पख्तूनख्वा में है। तो हुकूमत के खिलाफ अगर कोई बंदूक उठाता है, कोर कमांडर हाउस में घुस जाता है, जो वहां पे तोड़ फोड़ करता नजर आ रहा है उस फुटेज में, जिसके चेहरे पे निकाब है, या वो शख्स जिसने एक स्टिक के ऊपर कोर कमांडर की पतलून टांग रखी है और वो मुखालफाना नारे लगा रहा है, यानी जिसके बारे में एविडेंस मौजूद है, इन साहब को सजा तो होगी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और भी कई अफराद को हुई है। लेकिन बेशुमार ऐसे हैं जो वहां पे मौजूद थे। नियाज़ी के बेटे की बात कर रहे हैं। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको सजा हो चुकी हुई है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब का केस जो है बड़ा दिलचस्प है, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है उस पर बात हो रही है। यानी उनको उस तारीख में मुख्तलिफ मकामात पे बताया गया कि वो यहाँ पे भी मौजूद थे, और 500 किलोमीटर दूर भी थे, और 1200 किलोमीटर के फासले पे भी वो पाए जाते थे, और हर जगह वो एक ही काम कर रहे थे, यानी घेराव जलाव में वो शरीक थे। तो वो तो एक केस है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कुछ असाब का, जिन्होंने फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लातालुकी का ऐलान किया, और उनको उसी वक्त बरी कर दिया गया। रास जो था, क्या रास मसूद था जी, वो भी थे, शेख रशीद साहब भी थे। मुराद रास तो उसका तो कहते थे जी हर जगह पे फुटेज उसकी थी। अच्छा, शेख रशीद साहब भी थे, एलाई थे, ऑफ कोर्स वो खान हुकूमत के एलाई थे, लेकिन उनके भतीजे को हुआ है, उनकी भतीजे को सजा हुई। तो अब सवाल ये है कि वो जो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं इन फैसलों के सामने, तो जाहिर है जो लोग कह रहे हैं कि हम आला अदालतों में जाएंगे और इसको चैलेंज करेंगे, वो करते रहें। सवाल ये है कि 2-2 साल जो लोग अभी जेल में हैं, 2 साल या 2.5 साल गुजार चुके हैं, उनके मुकदमा का फैसला अच्छा, नहीं हुआ, आप समझते हैं कल को वो बरी हो जाते हैं कि ये जो बात की बैरिस्टर गौहर ने कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अब हम डिसाइड करेंगे। मैं अपने कल के प्रोग्राम में कह चुका था कि मतलब मुझे इनर सर्कल से पता चला था कि जी अगर ये इसी तरह डिस्क्वालिफिकेशन या सजाएं हुई तो पीटीआई तमाम असम्बलियों से रिजाइन करके बाहर आ सकती है। अच्छा, गौर साहब जो है बहुत ही भोले आदमी हैं। मुझे लगता है अभी उन्होंने हाल ही में फीडर जो है वो छोड़ा है, या चुस्सी मुंह से निकाली है। ये उन्होंने आज मालूम हो रहा है कि उनको ईवान से निकालने की कोशिश हो रही है। ये तो डे वन उनको मालूम होना चाहिए। वो कह रहे थे कि हो सकता है कि हम ना बैठे। अब देखिए ना, अब अगर वो फैसला करते हैं तो अब तो चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो आए तो बड़ी देर के बाद आए। जी बिल्कुल। देखें, बड़ी साहब, सियासत में फैसलों की और टाइमिंग की अहमियत है। हम सियासतदान है, ये इतने चूचे हैं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं वही बात कर रहा हूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ही, कि क्या ये चूचे हैं? आपने कहा जी फीडर की चुस्सियां निकाली गई हैं इनके मुंह से। जनाबे वाला, ये कोई भोले बच्चे नहीं है, ये कानूनदान भी हैं और अपने आप को सियासी कारकुन भी कहते हैं। अगर सियासी कारकुन अच्छा, इन सजाओं के ऊपर आप क्या कहते हैं? तो अपनी सियासी हिकमत अमली को भी तो अपनाए ना। कौन किसी को असेंबलियों से निकाल सकता है? आप तो खुद ही असेंबलियों से इस्तीफे देकर भाग जाते हैं। अब आप उनको रहना चाहिए करते जो हैं, अब उनके साथ हो रहा है। तो अब जो अब उनके साथ जो गलत उनके साथ हुआ है या सही हुआ है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। उन्होंने खुद वायलेशन की, सियासी असूलों की, सियासी रिवायत को तोड़ा उन्होंने, सियासी मुकदमात उन्होंने अपने सियासी हरीफ मुखालफिन पर, इख्तिलाफ राय रखने वालों पर किए, उनको जिच किया। ठीक है ना? उधर आप वो वक्त भूल गए जब आसिफ जरदारी को मुराद घर में जाके ईद से वाले उनके बच्चों के दरमियान जाके गिरफ्तारी दे रहे हैं और वो चल पड़ते हैं। क्या फैयाल ताजपुर की आधी रात को जाकर अस्पताल से गिरफ्तारी आप भूल गए हैं? आपको यही बातें याद आ रही हैं? मैं की बात नहीं कर रहा, ये मुशर्रफ की बात नहीं कर रहा, मैं इन्हीं के अदवार की बात आपको आज भी देखे बात सुनिए। ठीक है ना? इनको किसने कहा था? पीपल्स पार्टी ने जनाबे वाला डे वन से इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप असेंबलियों में रहें, असेंबलियों में रहकर डायलॉग करें, पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग करें। आप कहते हैं नहीं, हम आपसे डायलॉग नहीं करेंगे। के वक्त पकड़ा गया था, किसको कहते हैं? पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि जो सियासी लोग हैं, सियासी मुंतखब लोग हैं, वही भागते आ रहे हैं। जिनको आप कह रहे हैं कि उस वक्त पकड़ा गया था, करप्शन के चार्जेस में था, आज भी जो है, तो फिर कौन सी सजा दी? आप सुन लीजिए, आपने मेरी बात सुन लीजिए। जिस खातून की आप बात कर रहे हैं, आज भी वो सिंध में उनकी लूटमार की जो सजाएं हैं, पंजाब का सजा क्यों नहीं देते? जब पीटीआई की हुकूमत थी, मुशर्रफ की हुकूमत थी, उनको सजा क्यों नहीं? हुक्मरान भी आप हैं,
नहीं, कैसे कहाँ की आप करवाने नाम के वाली? हम तो रहबर भी अपोजिशन आपकी में थे, जमात थे, हम तो रहसन भी आप- अपोजिशन में थे, हम तो सिर्फ सिंध की हद तक हैं। आप आज रहबर भी भी हैं, मरकज में हम रहसन भी, हुक्मरान राइट। नहीं है, मैं जरा आज भी मरकज में हुक्मरान नहीं। शहबाज शरीफ आप साहब के लिए खुली ऑप्शन है आप कि वो इन जो सजाओं मर्जी को इन्वेस्टिगेट सपोर्ट करवाएं। करते हैं। वही शहबाज शरीफ है ना जो कहते थे मैं सड़कों पे घसीटूंगा, आज वही जिक्र शहबाज भी शरीफ नहीं जो है तो घसीटता, अगर उसके पास कोई सबूत थे। मफादात एक हो गए सबूत ना। नहीं, मफादात नहीं, मफादात एक हो गए, कोई गलत नहीं किया था, इक़्तिदार की कोई वजह गलत में नहीं किया था, नहीं। मफादात एक हो गए। मुकीम साहब कैसे देखते हैं ये जो सजाएं हुई हैं, इनका कोई लिंक है जो कॉल दी गई है, और आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? क्योंकि इनके जो फैसले हैं, जो कानूनदान है वो इनके लेक्यूने जो निकाल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी ये अगर कोर्ट्स बिल्कुल ऑनेस्टली इसको सुने तो 10 मिनट में सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कानूनदान कह रहे हैं। देखिए, ये बड़े जल्दबाजी में फैसला हुआ है। वो चीफ जस्टिस ने अदलिया को इंस्ट्रक्शन दी थी कि 4 महीने के अंदर इसको वाइंड अप कर दें। तो इसी दौरान हादसाती तौर पे 5 अगस्त भी बीच में आ गया और बिल्ली के भागों छीका टूटा। अदलिया ने 10-10 साल की सजा दे दी। आप इस चीज से वाकिफ हैं कि अगर 7 साल से ज्यादा की सजा हो तो अपील में तो टाइम लग जाता है। अपील में तो ये तो वही वो अगला पॉइंट वही है, लेकिन यह है कि पहले कि उसकी जमानत नहीं होती फौरी तौर पे, और अपील का जो सिलसिला था कि पहले आउट ऑफ टर्न कोर्ट सुन लेती थी, हालिया तरमीम के बाद वो इख्तियार भी खत्म कर दिया गया है और अदलिया उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रही है। तो आप ये समझते हैं कि ये सजा, मकसद सजा देना नहीं था, मकसद ये था कि ये इनको जब तक ये मौजूदा सेशन या मौजूदा स्टेक होल्डर्स का सिस्टम चला आ रहा है, हाइब्रिड निजाम, इसको गजंद न पहुंचे और इनकी जो बकबक है वो बंद हो जाए हजरत के साथ। तो हो जाएगी ये है कि वो देखिए हो जाएगी इसलिए कि जिस वक्त कम्युनिकेशन नहीं होगी अडयाला के दरमियान और वर्करों के दरमियान, जिस वक्त प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी, तो ये बाकी क्या रह जाएगा? अब सफे अव्वल के रहनुमा तो मुकीम सारे साहब माजी फारिग में हो गए। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी ऐसे किया इन्होंने, बहुत लंबा अरसा किया, लेकिन वो खत्म तो ना कर सके ना पार्टी को। हाँ जी, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट आपने रेज कर दिया। 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल किया गया था तमाम उम्र के लिए, सजाएं हुई। उससे कबल और मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा कि त्यारा हाईजैकिंग में सजाए मौत भी हुई, उम्र कैद भी हुई, इवन देन ही वेंट अवे, बाहर चले गए। हाँ जी, और वो अगर ज्यादा पीछे चले जाए तो वो मुमताज दौलताना और वो एब्डो का केस, एब्डो प्रोडार पता नहीं क्या क्या होता रहा हमारे यहाँ। फिर जनरल जिया के टाइम में जीएम सैयद, कहाँ वो गद्दारे वतन था और कहाँ उसको फूलों के तोहफे पेश किए गए। आज उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी असेंबली में, कहाँ वली खान पे गद्दारी के मुकदमे थे, उसका भी ग्रैंड सन आपकी सेनेट में तमाशा बना रहा है आपका। उसके लिए तो बंदोबस्त करना पड़ा एमएल वली को लाने के लिए, अपने आबाई इलाके से तो वो हार गया था। जी जी, तो गुजारिश ये है कि वो सियासतदान का तो वो करियर खत्म नहीं होता, लेकिन यह है कि वक्ती धचका होता है और पीटीआई के लिए अब सर्वाइवल की जंग है। अब देखना यह है कि वो वाकई कोई लोहे के चने साबित होते हैं या बैठ जाते हैं। आपका मतलब है मुश्किलात का सामना ज्यादा करना पड़ेगा पीटीआई को। मुझे बताइएगा शराजी साहब, शाही साहब, डॉन लीक्स, मेमोगेट स्कैंडल हमने देखा, डॉन लीक्स देखा, और गुजरांवाला जलसे में जो जुबान बोली गई और बड़ा डायरेक्टली जो है उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ बोला गया, कंडेमेबल था। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो वही लोग जो हैं हुक्मरान बने बैठे हैं। तो क्या इन सब के ये जो डॉन लीक्स की बात कर रहे हैं, मेमोगेट स्कैंडल आज भी बाहर बैठा हुआ है, आपको पता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इनको भी कभी सजाएं होंगी? नहीं होंगी जी, नहीं होंगी। अभी हम चीनी माफिया की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में है, परवेज रशीद मेरा अजीज वो भी गवर्नमेंट में है, पंजाब गवर्नमेंट में। नहीं जी, इनको 7 खून माफ है। देखिए, जिस तरह हम चीनी माफिया की बात करते हैं, सीमेंट माफिया की बात करते हैं, रियल एस्टेट माफिया का हम जिक्र करते हैं, उसी तरह पॉलिटिकल माफिया जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। वो एक अटल हकीकत है और उसको फिर इस्तेमाल किया जाता है अपने मकासद के लिए। और बेशुमार से ऐसी जमातें हैं जो रांदा दरगाह हो गई थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी उनको गले लगाया गया, उनका वोट किया गया। जी जी बिल्कुल, ड्राई क्लीनिंग का प्लांट लगा दिया जाता है, कुछ अरसे के लिए वो बंद हो जाता है, जब जरूरत होती है शटर उठाया और मशीन चला दी। के नाम पर कान खड़े हुए हैं भट्टी साहब के।
अभी इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी। तो जनाब वो शटर उठाते हैं और ड्राई क्लीनिंग का प्लांट जो है उसका स्विच ऑन हो जाता है, उसमें बंदा डाला जाता है, वो नहा धो के और उजला लिबास पहन के वो बाहर आ जाता है ऑटोमेटिकली नीट एंड क्लियर। बट साहब जैसे पीएनए का ड्राई क्लीन का प्लांट लगा, जैसे पीपल्स पार्टी पेट्रियट का ड्राई क्लीन का प्लांट लगा, जैसे काफ लीग का पेट्रियट का लगा, इसी तरह एमक्यूएम बनाकर भी एक ड्राई क्लीन का बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया जो अभी भी चल रहा है, जुल्म किया गया इस कौम पर। और आज मैं कहता हूं कि पीटीआई भी, ये भी एक ड्राई क्लीन का प्लांट था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुर्बा जोड़ा, यही थी ना। तो आपने ही दिलवाई सिंध से, वो आपके नहीं हमने नहीं दिलवाई, हमने बड़ी साहब हमारी खत्म हो रहा है, उनको दे दी गई। बड़ी साहब टाइम खत्म हो रहा है, ये बड़ा भानुमती का कुर्बा जहां भी होगा ड्राई क्लीन आ जाएगा। प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। जी जी। ये डॉन लीक्स, मेमोगेट स्कैंडल और गुजरांवाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की थी उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ, क्या इनको सबको भी सजाएं, इन सब के जिम्मेदारों को सजाएं होनी चाहिए? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिसके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, तो अगर तो इमरान खान ऐसी जुबान बोलता है तो हम कहते हैं कमाल आदमी है, अगर यही कोई दूसरा बोलता है हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरह दूसरी साइड से है, इमरान खान अगर ऐसी बात करे वो गालियां निकालते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, अपना उनका लीडर करे तो बल्ले बल्ले होती है। ये भी ट्रेंड चेंज कर, ये भी ड्राई क्लीन प्लांट से निकले हुए हैं ना और बहुत सारे ड्राई क्लीन प्लांटों से मतलब इनकी वॉशिंग होती रही है। कभी जियाउल्लाह की प्लांट था, ठीक है ना, कभी नहीं ये जो मैंने बात किया आज के मतलब है टाइम काम में जरा स्पेसिफिक जवाब दे दीजिए। डॉन लीक्स, मेमोगेट स्कैंडल, हक्कानी साहब गुजरांवाला जलसे में आर्मी चीफ के खिलाफ जिन्होंने, देखिए जहां भी गलत बात होती है, कोई भी गलत बात करे, गैर जमहूरी बात करे, आमरीत की बात करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में ना अदलिया आजाद है ना कानून की बालादस्ती है, यहाँ पर हर चीज पाबंदी सलासर है। नहीं, एक तो होती है ना कि आपकी पॉलिटिकल बैटल होती है, तो ये फिर पाक फौज को खिलाफ बोलना गलत है, कोई गलत, नहीं बोले, बिल्कुल गलत, उनको किसी को सजा नहीं बोलना जिसने चाहिए, किया होनी चाहिए। हाँ। मुकीम साहब मुख्तसर जवाब, आप तो जाहिर है गवाह है, आपने कवर भी किया है। हम किसी फौजी शख्स के खिलाफ तो बोल सकते हैं, जी। लेकिन फौज के बतौर इदारा उसका एहतराम और बतौर इस्लाम अदारा भी भी है। उनका पॉलिटिकल रोल के जाहिर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें रोकता है, लेकिन मतलब उसके अलावा जो है नहीं कुछ। मुकीम साहब क्या कहते हैं कि डॉन लीक्स, ये जो आज सजाएं हुई हैं, अगर इन्होंने वाकई ही में ऐसा किया है तो इनको बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए, कोई भी हो XYZ। लेकिन ये डॉन लीक्स, मेमोगेट स्कैंडल और गुजरांवाला जलसा में जो जुबान बोली गई थी, ये जो डॉन लीक्स वाले हैं ये तो गवर्नमेंट में है, परवेज रशीद साहब भी हैं, तारिक फातमी हैं, मोहतरमा हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इनके ऊपर ये बिल्कुल इल्जाम भी था। तो इनके खिलाफ भी मतलब लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, ये पाकिस्तान में सिलेक्टिव जस्टिस है, पिक एंड चूज का निजाम है कि वो जिसको माफ करना हो उसे 100 खून माफ है, जिसको ना करना हो उसको तो सलाम करने के ऊपर लटका दिया जाता है। और हुआ है आपके सामने, कब कब ये नहीं हुआ कि लोगों की राय बदली और हर इस्टेब्लिशमेंट की नई फौज आने के बाद उनका मूड और उनका रुझान मुख्तलिफ होता है। यही पोजीशन अदलिया के साथ है। बदल गई। अच्छा, मुझे एक मुख्तसर जवाब दे दीजिए। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन है पाकिस्तान के लिए, एक तो यहाँ पे जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट एक दिन में पंजाब की सूबाई असम्बली का अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर और सेनेट में शिबली फराज साहब जो अपोजिशन लीडर है, इनको सजाएं देकर डिस्क्वालीफाई किया, असम्बलियों से बाहर निकालने का फैसला किया गया है। और ये इख्तलाफी आवाजें बंद करने का जो ट्रेंड है, इसने हमारी रियासत को बहुत मतलब पोल्यूटेड कर दिया है। तो कोई शक नहीं, अब इस फैसले को लेके इंडिया का मीडिया जो बिगल बजा रहा है और ढोल बजा रहा है कि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे, जैसे वो क्वेश्चन रेस जमहूरियत के ऊपर, और जैसा दुनिया भर का मीडिया अब इसको पेश कर रहा है, तो पाकिस्तान की जमहूरियत का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। मजाक बनाने कहाँ है ऐसा? हाँ जी, कि अब टॉप लीडरशिप एक पॉपुलर पार्टी की आप बिल्कुल उड़ा के रख दें और उसकी पार्लियामेंट से अक्सरियत का खात्मा कर दें और उनको नायल कर दें, तो ऐसी जमहूरियत को फिर कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा जी। बस इंशाल्लाह ताला हमें इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं, करेंगे,
और जहां तक अदलिया है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए तो खुद भी अपने आप को आजाद करें और हमें सजाएं मत दें कि हम कहते हैं कि अदलिया आजाद नहीं बड़ी है। अच्छी बात वो की। साबित करें अपने फैसलों के साथ कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आजाद है। शाही साहब मुख्तसर जवाब एक दे नए अंदाज से सियासी तारीख रकम हो रही है और हम एक नया बाब तहरीर कर रहे हैं अपने अदालती फैसलों के जरिए और इंतजामी फैसलों के जरिए। सोच का मकाम यह है कि सारी दुनिया से इसकी तहसीन नहीं हो रही, लोग कुछ और कह रहे हैं। राइट। लास्ट क्वेश्चन है जी, वन लाइन आंसर चाहिए। जो जिस तरीके से अब ये डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, सजाओं के साथ डिस्क्वालिफिकेशन, आपको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रियल इन हरी, अभी तो फैसला आता है तो वो सीट वैकेंट करार दे देते हैं। आप समझते हैं कि केपीके की बारी आ गई है, वहां पे भी सजाएं होंगी और अली अमीन गंडापुर की वजारत आला अब मेहमान है। देखिए, मेहमान का जहां तक ताल्लुक है, जिसने भी जो गलती की है उसकी सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी, चाहे केपीके का वजीर आला या कोई आम कारकुन हो। करिया करम हुआ ही चाहता है। करिया करूंगा। मुकीम साहब, वन लाइन आंसर, आप बाहर बैठे हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह नजर आता है। दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बीबस, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे मैच्योर एनालिस्ट हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो है हकीकत पहुंचा सकें और बेलाग जो है तबसरा भी कर सकें, और ये भी कोशिश होती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड ना ली जाए और किसी की दिल आज़ारी ना हो। और हमारे प्रोग्राम में आखिर कब तक में कम से कम मेरी कोशिश होती है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सबक हो, उसके लिए पास्ट के ऐसा कोई पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो भी उनको बताएं कि यहाँ पे क्या अच्छा होता रहा, क्या बुरा होता रहा। व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह।